हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने इस फिजिक्स के विशाल समुद्र में से जो आज मैं आपके लिए मोती चुन के लाया हूं वो है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ वेव्स। वेव्स याद करिए, प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव्स, साउंड के बारे में पढ़ते हैं, डॉपलर इफेक्ट, बीट्स, और स्टेशनरी वेव्स में पाइप्स होता है, क्लोज्ड पाइप, ओपन पाइप, अलोंग स्ट्रिंग्स, सोनोमीटर। मतलब इसमें ये सब जो कंसेप्ट्स है ये आपके जो चैप्टर या टॉपिक आप बोलिए वेव्स में आता है। तो उसमें से मैंने एक क्वेश्चन चुना आपके लिए आज के वीडियो के लिए। एक पीवाईक्यू है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा सिंपल है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपका जो फिजिक्स का जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो काफी सिंपल होते हैं। मतलब जेडब्ल्यू मेंस से तो काफी सिंपल होते हैं। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका फिजिक्स का एमसीक्यू बहुत अच्छा जाएगा। बस आप वीडियो ऐसे देखते रहिए, समझते रहिए और फिर देखिए आपका फिजिक्स कहाँ से कहाँ पहुँचता है। चलिए स्टार्ट, देखते हैं क्वेश्चन आज का। आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, अ ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस in a glass tube. The length of the air column in this tube can be adjusted by a variable piston. अब इसका देखिए डायग्राम में आपको समझाता हूं। तो आपके पास लेट से एक पाइप है। अब यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क आप जानते होंगे, ट्यूनिंग फॉर्क। ये ट्यूनिंग फॉर्क, अब ये ट्यूनिंग फॉर्क रखा है। ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है उसके प्रॉन्ग्स होते हैं, उसको रबर पे मारने का और फिर पाइप के वहां रखने का। अब यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पे एक पिस्टन रखा है, पिस्टन, एक पिस्टन। अब ये जो वेरिएबल पिस्टन है, एट रूम टेम्परेचर एट 27 डिग्री सेल्सियस two successive resonance are produced at 20 centimeter and 73 centimeter। मतलब कि आपका पिस्टन वेरिएबल हो है, मतलब वो मूव कर सकता है। अगर आपका पिस्टन मूव कर सकता है तो देखिए क्या होता है। आपका ये तो है ऑलरेडी, पहले से ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, जो ऑलरेडी है। सेम पाइप है, पाइप अलग अलग नहीं है, सेम पाइप है। सिर्फ मैंने आपको बताया कि पिस्टन का दो अलग अलग पोजीशन है। इन दो पोजीशन पे, दो लेंथ पे, एक आपका है 20 सेंटीमीटर और एक है 73 सेंटीमीटर, जहां पे आपको रेजोनेंस सुनाई देता है, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस मतलब लाउड साउंड, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब आप जानते होंगे इंटेंसिटी कब ज्यादा होती है। आई होप यू नो, intensity is proportional to amplitude square। मतलब जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तब जाके आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देगी, जिसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। अब आप सोचिए, ये जो कंसेप्ट है कौन सा वाला कंसेप्ट है? पाइप्स वाला। ये पाइप्स वाला जो कंसेप्ट है वो स्टेशनरी वेव्स का कंसेप्ट है कि नहीं? चलिए देखते हैं स्टेशनरी वेव्स का कंसेप्ट पाइप्स का। अच्छा, दूसरी बात, पाइप भी दो तरह का है, एक क्लोज्ड पाइप है और एक ओपन पाइप है। इस डायग्राम को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं ना ये कौन सा वाला पाइप होगा, क्योंकि एक साइड से तो आपने पिस्टन लगा के रखा है और एक साइड पे आपका ट्यूनिंग फॉर्क है, तो ऊपर ओपन है और नीचे क्लोज्ड है। तो ये एग्जांपल कौन सा वाला हो जाता है? क्लोज्ड पाइप का हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आपके लिए मैं रिवाइज करता हूँ क्लोज्ड पाइप, क्योंकि मेरा मानना है कि पहले क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। मैं 3 ले लेता हूँ, 3 पॉसिबल, ज्यादा भी हो सकता है, हम लोग ज्यादा नहीं ले रहे, 3 ले रहे। मैं 3 केसेस ले रहा हूँ पाइप्स का। ये आपका क्लोज्ड पाइप है, क्लोज्ड एट वन एंड, एक एंड ओपन है, एक एंड क्लोज्ड है। ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ भी आपको लाके रखना है। जब आप ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पे लाके रखेंगे, सो लेट मी शो यू द ट्यूनिंग फॉर्क। तो इसमें वेव जाएगा, वेव्स यहां से पास होगा, इस एंड से रिफ्लेक्ट होगा और वापस आएगा। अब हम जानते हैं कि इस क्लोज्ड पाइप में आपको अलग अलग मोड ऑफ फ्रीक्वेंसीज
देखने को मिलता है और सुनने को मिलेगा साउंड के फॉर्म में, आपको सुन भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है ना उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, ये डायग्राम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सबसे स्मॉलेस्ट मोड, इससे छोटे से कम नहीं हो सकता फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल के बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको कहा जाता है फर्स्ट ओवरटोन। वो कैसा दिखता है, वो देखिए वो कैसा दिखता है, इस तरह का दिखता है फर्स्ट ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन, उसके नेक्स्ट ओवर, उसके बाद नेक्स्ट सक्सेसिव जो होगा वो आपको सेकंड ओवरटोन होगा, वो कैसे दिखेगा, ऐसे आगे और हो सकता है, फोर्थ फिफ्थ बहुत हो सकता है, मैं तो 3 एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूं। अब इसके बारे में और मुझे आपसे डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, ये जो आपका जो स्टेशनरी वेव बना, इसका जो लेंथ है, लेंथ अगर उसको वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना है, वेवलेंथ के टर्म्स में, तो कितना लिखा जाएगा। अगर इसी लेंथ को मुझे वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना है तो कितना, ये कितना है। बाय द वे ये आपको पता होगा, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड और इस पॉइंट को बोलते हैं एंटी नोड। एंटी नोड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, maximum displacement of the particles from the mean position is antinode, and zero displacement, no displacement, उसको हम लोग नोड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे नोड एंटीनोड है, यहाँ भी आपका है नोड, यहाँ एंटीनोड, नोड एंटीनोड, नोड एंटीनोड, नोड एंटीनोड, नोड एंड एंटीनोड। अब ध्यान से देखिए इस वेव को, जो स्टेशनरी वेव बना है पाइप में, क्लोज्ड पाइप में, इसका लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कितना होगा। ये नोड और एक एंटी नोड, एक नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। चलिए मैं आपको एक स्टेशनरी वेव सिंपल डायग्राम करके बता देता हूँ। इस तरह का, सपोज इस तरह का एक स्टेशनरी वेव बना हुआ है, हॉरिजॉन्टली बता रहा हूँ। तो ये जो पूरा हो जाएगा, एक वेव कंप्लीट होता है, उसको हम लोग लैम्बडा बोलते हैं। यहाँ पे नोड होगा, ये एंटी नोड होगा, ये नोड होगा, ये एंटी नोड होगा, ये नोड होगा। दो नोड के बीच में डिस्टेंस होगा लैम्बडा बाय 2, आधा। इसका मतलब एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लैम्बडा बाय 2 का भी आधा हो जाएगा, दैट विल लैम्बडा बाय 4। दो कॉन्सेक्यूटिव नोड्स या दो कॉन्सेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज लैम्बडा बाय 2। सो एक नोड और एक एंटी नोड का जो बीच का डिस्टेंस होता है दैट बिकम लैम्बडा बाय 4। इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है ये है लैम्बडा बाय 4। कौन सा वाला, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला। अब आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन पे जाएंगे तो देखिए क्या होगा, नोड टू एंटी नोड लैम्बडा बाय 4, नोड टू एंटी नोड लैम्बडा बाय 4, नोड टू एंटी नोड लैम्बडा बाय 4, इट इज 3 टाइम लैम्बडा बाय 4, तो ये जाएगा 3 टाइम्स लैम्बडा बाय 4। ठीक, यहाँ पे एक बढ़ गया, अभी आप समझ सकते हैं कितना होगा, ये 5 टाइम लैम्बडा बाय 4 होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। ये कंसेप्ट हम यूज करने वाले इस क्वेश्चन। अब आ जाइए इधर, अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ पे आ जाइए। अगर आपको रेजोनेंस चाहिए, अगर रेजोनेंस मतलब हाईएस्ट साउंड, मैक्सिमम साउंड कब होगा, जब एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। एम्पलीट्यूड कब ज्यादा होता है, जब एंटीनोड फॉर्मेशन होगा। मतलब ऐसा कुछ बनना चाहिए, इस तरह के मोड्स होने चाहिए। आपको टॉप में एंटीनोड मिलना ही चाहिए, यहाँ पे एंटीनोड मिलेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तभी आपको रेजोनेंस कंडीशन मिलेगा। और इस जगह पे जहाँ पे क्लोज्ड है वहां पे नोड होना चाहिए। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि 27 डिग्री टेम्परेचर पे दो सक्सेसिव रेजोनेंस मिलते हैं, एक लेंथ 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए आपका पिस्टन है, आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। आप ट्यूनिंग फॉर्क से मार के यहाँ रखेंगे तो वेव्स क्रिएट होगा। अभी आपका पिस्टन है, यहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होगा। जरूरी है कि इस लेंथ पे आपको जोर से आवाज सुनाई दे, तो क्या करने का, ये पिस्टन को थोड़ा मूव करने का, ऊपर नीचे, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करने का। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आवाज एकदम जोर से हो जाएगा, एकदम जोर करके आवाज आएगा।
मतलब एकदम आवाज जोरदार, ये आपको कॉलेज में एक्सपेरिमेंट कराएंगे, उसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो उस जब आपको वो जोरदार आवाज हुआ तो पहला वाला जो लेंथ है ना, वो लेंथ उन्होंने दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। पहले लेंथ पे जब होता है तो उसको बोला उन्होंने 20 सेंटीमीटर। फिर आप क्या करिए, अब आप इस अपने पिस्टन को नीचे लेके जाइए, मतलब लेंथ बढ़ाइए। आप धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे तो आवाज कम हो जाएगी, क्यों पता है, वो एंटी नोड से वो धीरे धीरे नोड की तरफ जाएगा तो आवाज कम हो जाएगी। फिर और नीचे ले जाएंगे ना, एकदम जीरो हो जाएगी, फिर वापस बढ़ेगी और वापस एक पर्टिकुलर लेंथ पे, ये L1 या L2, एक पर्टिकुलर लेंथ पे वापस जोरदार आवाज आएगी, और उसका लेंथ उन्होंने दिया 73 सेंटीमीटर। मतलब दो अलग अलग मोड्स बन रहे हैं। देखिए मेरी बात समझिए, ये दो अलग अलग लेंथ पे रेजोनेंस, मतलब दे आर टू डिफरेंट मोड्स। जैसे है ना फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, तो ये भी कोई ओवरटोन्स होंगे एक के बाद एक वाले, जहां पे आपको ऊपर एकदम मैक्सिमम पे आपको एंटीनोड देखने को मिलता है फॉर्मेशन, जिसकी वजह से बहुत जोरदार आवाज आती है, व्हिच इज रेजोनेंस। तो ये जो दो लेंथ होगा, दे विल बी करस्पॉन्डिंग टू टू ओवरटोन्स। वो कोई भी दो ओवरटोन हो सकता है, वो 5th 6th हो सकता है, 6th 7th हो सकता है, 8th 9th हो सकता है, 1st 2nd कुछ भी हो सकता है। उन्होंने मेंशन नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि दे आर टू सक्सेसिव, बस इतना ही बोला है, दो सक्सेसिव, एक के बाद एक। अब एक के बाद एक मैंने बोला ना, कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th कुछ भी, 20वां 21वां, एनीथिंग, वी डोंट नो, ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मगर ये दो सक्सेसिव ओवरटोन्स हैं जिसमें आपको यहाँ पे एंटीनोड मतलब रेजोनेंस सुनाई देगा। ओके, आपको दोनों का कांसेप्ट समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज 320 हर्ट्ज, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी है 320 हर्ट्ज। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज अ वेव का वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है n लैम्डा। नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ n, मुझे सिर्फ लैम्डा चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ये कांसेप्ट समझाया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अगर आपको ये समझ में आएगा तब आप इस क्वेश्चन में लैम्डा ढूंढ सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो सुनिए, ये लैम्डा 3 लैम्डा बाय 4 फर्स्ट ओवरटोन, 5 लैम्डा बाय 4 सेकंड ओवरटोन, लैम्डा बाय 4 फंडामेंटल। अब प्रॉब्लम इधर ये है कि हमको पता नहीं है कौन सा ओवरटोन है, तो सर हम कौन सा लैम्डा लेंगे, हम फर्स्ट लेंगे, सेकंड वाला लेंगे ओवरटोन, थर्ड कौन सा, उसके हिसाब से तो लिखेंगे ना। कोई जरूरत नहीं जानने की, कुछ भी हो इसका लैम्डा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी हो, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमको एक चीज अलग अलग होगा, डेफिनेटली अलग अलग ओवरटोन का लेंथ लैम्डा बाय अलग होगा लैम्डा सबका, लेकिन एक चीज सब में सेम रहेगी, पता है क्या? दो कॉन्सेक्यूटिव के बीच का जरा डिफरेंस निकाल के देखिए मजेदार बात। मैं ये L1 लेता हूँ, ये L2 लेता हूँ, ये L3 लेता हूँ। अभी ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखिए, L2 minus L1, ध्यान से देखिएगा, L2 minus L1, 3 lambda by 4 minus lambda by 4, it is 2 lambda by 4 which is lambda by 2। मतलब फंडामेंटल और फर्स्ट ओवरटोन के बीच में उनका जो लैम्डा का जो डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 का है। नेक्स्ट तो देख लीजिए कॉन्सेक्यूटिव L3 minus L2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 5 lambda by 4 minus 3 lambda by 4, it is 2 lambda by 4 which is lambda by 2। ये भी lambda by 2। क्या पता चला? इससे ये पता चला कि दो कॉन्सेक्यूटिव रेजोनेंस या ओवरटोन्स के बीच में जो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वो लैम्डा by 2 है। वो कोई भी तो हो सकता है, ये कोई भी तो हो सकता है, चलेगा, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, दैट हैज टू बी लैम्डा बाय 2 बिकॉज़ दे आर सक्सेसिव, एक के बाद एक है, तो उनके बीच में डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। इसका मतलब मेरा ये जो लेंथ है व्हिच इज 73 minus 20, that has to be equal to lambda by 2 without any, see I've just shown you, दो कॉन्सेक्यूटिव के बीच में डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होना ही चाहिए। ये कोई भी ओवरटोन हो, ये भी कोई भी ओवरटोन हो, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस होगा that has to be lambda by 2 because they are successive। तो this 73 minus 20 is 53, 53 into 2 is 106, so 106 centimeter which is 106 into 10 raised to minus 2 meter। प्रॉब्लम सॉल्व ना। क्या अब तो आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू n 320 लैम्डा 106 into 10 raised to minus 2। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको समथिंग अराउंड ये आएगा 339.2 मीटर पर सेकेंड।
जो कि ऑप्शन बी से क्लोजेस्ट पड़ता है। तो अगर मैं डायरेक्ट आपको समझाऊं तो शायद आपको उस समय समझ में आ जाए, लेकिन याद नहीं रहेगा। लेकिन जब आप इस चीज को अच्छी तरह समझेंगे और फिर ये नॉलेज जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तब एकदम क्लियर हो जाएगा चीज, तब आप नहीं भूलेंगे इसको, है कि नहीं। सम्स काफी इजी आते हैं एग्जाम, नीट वाले का फिजिक्स बहुत पेपर इजी रहता है, बस धीरे धीरे इसको अपने कब्जे में करना है। अपने को बिल्कुल भाई नहीं करना है, कोई शॉर्टकट नहीं मेथड अपने करना, अपने को पूरा अंदर से डेप्थ तक समझना है चीज़ों को। आप डेप्थ तक समझिए चीज़ों को, आप देखिएगा फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा। ये मेरा एम है कि मैं आपके लिए फिजिक्स इतना इजी कर दूं कि आपको फिजिक्स से प्यार हो जाए। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये देखिए PYQs है, मैं अपना कोई क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ। आप बोलेंगे अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है, अब इजी है, नीट वालों ने पूछा है, मैंने नहीं पूछा है, नीट वालों ने पूछा है, इजी पूछते, बोलो डिफिकल्ट नहीं पूछते, है कि नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पहले तो मैं सब PYQs ही लाऊंगा, एक बार PYQs खत्म होगा तब मैं देखूंगा और क्या सिलेक्ट करना है, लेकिन पहले मैं कोशिश करूंगा कि सब PYQ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाऊं। पहला मैं भी जो कर रहा हूँ टॉपिक वो आपके मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स के टॉपिक्स पहले कंप्लीट करूंगा, वो होने के बाद हम लोग फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और डायनामिक्स, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे। पहले मैं स्टार्टिंग के जो है टॉपिक्स उस पर ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, हम लोग बाद में जैसे, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस या कॉलेजेस में अभी वो चैप्टर्स हुए भी नहीं होंगे, तो वो हम लोग उसके MCQ थोड़े बाद में देखेंगे। हम लोग पहले आगे के MCQ चैप्टर्स के देखने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए आपको करना क्या है, आज आपने देख लिया, समझ लिया, अब आपको क्या करना है, जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आया तब तक क्या करना है, जब भी 2-3 घंटे मैं यहाँ फ्री हूँ, बैठे हूँ अकेले पे मी टू में, तो क्या करने का, ध्यान करके थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचने का, मेरे बारे में नहीं, क्वेश्चन के बारे में। हाँ भाई ये वीडियो का एक क्वेश्चन था, इसका ये सोल्यूशन था, उसका एक कंसेप्ट था, बस खत्म। ये भी 20 सेकेंड 30 सेकेंड 1 मिनट के लिए सोचने का, मत खत्म। ऐसा 2-3 घंटे में एक आध बार करिए, देखिए आपका फिजिक्स जबान पे आपके आ जाएगा, आपको फिजिक्स लगेगा फिजिक्स में कुछ है ही नहीं, ऐसा फील होगा। क्योंकि जो PYQ जिसको आ गया उसको तो आ गया ना, जो बेसिक जो सम्स है, टाइप्स आपके कवर हो जाते हैं। PYQs किया मतलब आपको सब टाइप्स तो आ गया। अब उसमें क्या छेड़खानी करना है बोर्ड को, NTA वालों का जिसको भी छेड़खानी करना करे, आपको कंसेप्ट मालूम है, उनको उसका टाइप्स मालूम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और ऐसा ही जेम लेके आऊंगा, मोती लेके आऊंगा आपके लिए PYQs में से सिलेक्ट करके, और देखेंगे कितना इजी होता है। So don't forget to like, share and subscribe, and thank you so much for watching this.